सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी सीबीआई के जो इस 11 जनवरी का जो एग्जाम है उसको लेके हम लोग अपने वीडियोस जो है वो पोस्ट करते जा रहे हैं। और बैक टू बैक हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केसेस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, केसेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उसके साथ साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो सारे वीडियोस हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑन अ न्यू सब्जेक्ट, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है बेशक छोटा सा लॉ है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो आज हम डिस्कशंस करें, जो केसेस हम डिस्कस करें, उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, क्योंकि कुछ नई चीजें मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे यूपीएससी के इस एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ए प्लस लॉ अकेडमी यूपीएससी के इस एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चला रहा है, जिसमें आपको अगर एनरोलमेंट करवाना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8894176736 पे संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। 20 डेडिकेटेड टेस्ट जो है वो हम यूपीएससी के इस एग्जाम को लेके कंडक्ट कर रहे हैं, और उसमें बहुत मिनिमम चार्जेस रहेंगे। आपको यूपीएससी का पैटर्न जो है उसके बेसिस पे आपके ये पेपर्स जो है ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो जितने भी लोग इनरोल करवाना चाहते हैं वो इनरोल अपना टेस्ट सीरीज के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पे करवा सकते हैं, और किसी कॉन्टैक्ट नंबर से हम ना कॉल करते हैं ना आप कीजिएगा। इसी नंबर पे संपर्क करके आप जो है अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो पहली चीज, ये 1946 का लॉ है, 1946। अब आपके पास बेरेक्ट्स तो डेफिनेटली होने ही चाहिए, और बेरेक्ट्स को आप जब पढ़ रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, है ना। तो हम क्लासेस में वन शॉट रिविजन्स में बेरेक्ट भी कर रहे हैं, केस लॉज को भी समझ रहे हैं, और बहुत इजी और स्मूथ तरीके से चीजें जो है वो चलती जा रही हैं। और आने वाले दिनों में हम रिमेनिंग ऑफ द जितने भी हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको सब सब्जेक्ट्स को हम वाइंड अप करेंगे। सो चलिए बात करते हैं आज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की। जहां तक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ये बेसिकली ये कानून जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। और उसको लेके क्या क्या चीजें हैं, क्या पर्पस है, कितने प्रोविजंस है। तो इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर 6 सेक्शंस हैं जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसके साथ कुछ जजमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ एक एक करके जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज, दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है ये किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो पर्पस ऑफ द एक्ट है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एंड इट इज रिटन ओवर हियर दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली लेटर फॉर यूनियन टेरिटरीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। इनिशियली ये सिर्फ दिल्ली के लिए था, लेकिन बाद में अदर यूटीज के लिए भी इसको जो है यूज किया गया। नेक्स्ट वन इज, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, और जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारा सीबीआई जो है वो क्या काम करेगा। सो प्राइमरली करप्शन केसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड क्राइम्स एंड इंटर स्टेट ऑफेंसेस। ये आपने ध्यान में रखना है, यहां से आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन कौन से एरियाज को ये पर्टिकुलर लॉ कवर करता है। तो करप्शन केसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस, और उसके साथ साथ इंटर स्टेट ऑफेंसेस जो है उनमें ये काम करेगा। नेक्स्ट वन इज, this law provides superintendence and control structure, extension of its powers to the states, and this act is basically a legal foundation for CBI। तो CBI को लेके जो एक फाउंडेशन, जो एक इनैक्टमेंट तैयार हुआ वो यही है, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये कानून जो है हमारा पूरे भारत के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई करता है आफ्टर द अमेंडमेंट्स। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो सारी स्टेट्स के ऊपर ये अप्लाई होना शुरू हो गया, एंड इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पावर्स है उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, तो एक एक करके मैं उसके ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। पहली चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज द बेसिस ऑफ सीबीआई। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट हैज पुलिस पावर्स इन यूनियन टेरिटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कौन से एरिया को रेगुलेट करेगी। तो इट इज स्पेसिफिकली हैविंग द पुलिस पावर, जितने भी पावर्स पुलिस के पास होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट, एज वेल एज द पावर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। वो सारी पावर्स जो हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो एजेंसी है बेसिकली सीबीआई जो है उसको लेके दी गई।
ये जो कानून है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है, ये पुलिस एक्ट 1861 के ऊपर ओवरराइड करता है। ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कौन से लॉ को ओवरराइड करता है। तो पुलिस एक्ट 1861 के ऊपर ये ओवरराइड करता है। यूनियन टेरिटरीज के लिए इसको बनाया गया, और जो भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर पुलिस की पावर, जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर पावर्स हैं, पुलिस पावर्स, वो सारी सीबीआई को दी गई है। इसके बाद ऑफेंसेस फॉर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 3। तो कौन कौन से ऑफेंसेस की यहां पे बात है, तो लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज ऑफेंसेस और क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हमें सवाल आ सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी कि सीबीआई कैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। सो इट इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्टली यूज्ड टू असाइन केसेस इन्वॉल्विंग करप्शन, फ्रॉड और इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो ज्यादातर जो सीबीआई को जो काम दिया जाता है वो करप्शन केसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और या फिर फ्रॉड से रिलेटेड केसेस जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सेक्शन नंबर 4 जो है उसमें क्या लिखा गया है, तो सुपरिटेंडेंस की जहां तक बात है, सो पहली चीज, फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफेंसेस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दैट इज सीवीसी। तो जैसे मैंने आपको, जब हमने सीवीसी वाला लॉ डिस्कस किया था, आप लोग सारे जानते हैं, हम अपने यूट्यूब के चैनल पे जो मेंबर्स के लिए हम स्पेसिफिक वीडियोस इस बार लॉन्च कर रहे हैं, 119 रुपए की मेंबरशिप में आपको सारे सेशंस जो है वो मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द केस लॉस डिस्कशन। वो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सीबीआई करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी जो सुपरिटेंडेंस है वो सीवीसी के पास, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास रहती है। तो वो यहां पे भी सेक्शन नंबर 4 के अंदर रखा गया है। और बाकी ऑफेंसेस जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी उसको लेके जो सुपरिटेंडेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है सीबीआई किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हो जो करप्शन से रिलेटेड केस नहीं है, ऐसे केस में सीबीआई के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन अगर सीबीआई किसी भी करप्शन केस को, पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई करप्शन किया है, ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो सीबीआई के ऊपर जो सुपरिटेंडेंस रहेगा वो रहेगा हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहने वाला है, सो द पावर्स आर वेस्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड डायरेक्टर हैज द पावर सिमिलर टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हमारे जो पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर जनरल के रैंक के जो व्यक्ति होते हैं, उनके बराबर की जो पावर्स हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर के पास जो हैं वो रहती हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 कैपिटल ए जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, और इसको लेके आप लोगों से मैंने पहले भी जब केस लॉज के ऊपर डिस्कशन की, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर केसेस हो, सीवीसी एक्ट के अंदर केसेस हो, वहां पे हमने केस डिस्कस किया था जिसमें एक केस का टाइटल था विनीत नारायण का केस। तो उसी से रिलेटेड यहां पे आपको चीजें पता होनी चाहिए कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है उनका जो टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए, और उनके अपॉइंटमेंट को लेके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 4 कैपिटल ए के अंदर जो है चीजें बताई गई हैं। पहली चीज, कमेटी एक जो बनेगी वो अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को। तो कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो है लोकसभा में, उसके जो लीडर होंगे वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी विल बी वन ऑफ द मेंबर। तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल बी वन ऑफ द मेंबर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी ऑफ हिज नॉमिनी विल बी वन ऑफ द मेंबर। दूसरी चीज, ये जो कमेटी बनेगी, कमेटी विल रिकमेंड अ पैनल बेस्ड अपॉन सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन। तो यहां से ये जो कमेटी बनेगी ये रिकमेंड करेगी कि कौन से व्यक्ति को डायरेक्टर जो है वो बनाना चाहिए, और पैनल के अंदर जो है वो सीनियरिटी के बेसिस पे ऑफिसर्स होंगे, इंटीग्रिटी उनकी देखी जाएगी, और एक्सपीरियंस एंटी करप्शन को लेके जो केसेस हैं उन्होंने कैसे डील किए हैं, इन ऐसे लोगों का कुछ कोई पैनल बनेगा, उसमें से सिलेक्शन जो है कमेटी करेगी। दूसरा है सेक्शन नंबर 4 कैपिटल बी, टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 4B, और विनीत नारायण का केस आप लोगों ने ध्यान में रखना जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर का फिक्स जो टर्म है उसकी बात थी। सो सीबीआई के डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो कितना रहेगा, इट शुड बी मिनिमम 2 years and it can be extended up to 1 year at a time, maximum tenure 5 years। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कम से कम 2 साल, 1 साल तक, फिर उसको 1-1 साल तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है या मैक्सिमम टेन्योर जो आप कह सकते हैं वो 5 साल तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। ट्रांसफर, अगर सीबीआई डायरेक्टर की ट्रांसफर होनी है सो इट शुड बी ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कमेटी, और कमेटी कैसे बनेगी वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद सेक्शन नंबर 4B कैपिटल ए,
4BA डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होंगे, क्योंकि सीबीआई जो है वो अपने आप में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग से है, तो उसको लेके जो सीबीआई के केसेस को प्रोसिक्यूट करेंगे तो उनको लेके प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट की बात है। तो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ही शुड बी ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और अबव। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति होगा, अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ विजिलेंस कमिश्नर, टेन्योर रहेगा मिनिमम 2 साल का, एंड ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है सीबीआई के, वो क्या करेंगे, कितना समय रहेंगे, किसके बराबर की उनकी पोस्ट होगी, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट टू एसपी लेवल ऑफिसर्स और अबव। डायरेक्टर को छोड़ के जो ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो उनको लेके भी कमेटी जो है वो बनेगी और कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी। अब कमेटी किस किस व्यक्ति से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, वो एक सवाल उठता है कि अगर सीबीआई के कोई एसपी रैंक के व्यक्ति हैं या अदर ऑफिसर्स हैं, उनको लेके अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सो कमेटी अपॉइंट करेगी। कमेटी के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर साहब होंगे। जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो होंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों को जब मैंने सीवीसी एक्ट बताया था तो वहां पे बताया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, दैट इज द विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, और एक होम सेक्रेटरी होंगे और दूसरा सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के जो सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे। तो ये लोग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी फिर रिकमेंड करेगी कि कौन व्यक्ति को ऑफिसर जो है सीबीआई में अपॉइंट करना है, एसपी या ऊपर के लेवल के लोगों के लिए, और डायरेक्टर का कंसल्टेशन जो है वो जरूरी रहेगा, मस्ट है। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और सीबीआई पावर्स टू स्टेट। तो जनरली जो है सीबीआई की जो पावर्स हैं या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम करेगी और दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली। लेकिन क्या ये स्टेट्स के अंदर काम कर सकती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड CBI's jurisdiction to any state. Once extended, CBI officers can act as a police officer in that state and exercise full police powers, including द स्टेशन पावर। जो ऑफिसर्स, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बराबर की पावर जो सब सीबीआई के ऑफिसर्स के पास चली जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंसेंट दे दिया कि ये सीबीआई जो है फलाने ऑफिसर्स जो हैं ये कंसर्न स्टेट में अपना कोई भी केस है उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो सारी की सारी पावर जो पुलिस की पावर्स थी उस स्टेट की वो सीबीआई को मिल जाएंगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीबीआई कैन नॉट ऑपरेट इन एनी स्टेट विदाउट स्टेट्स कंसेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट द कंसर्न केस, लेकिन स्टेट्स कंसेंट इज ऑल्सो देयर। तो सीबीआई कैन नॉट ऑपरेट इन एनी स्टेट विदाउट स्टेट्स कंसेंट। टाइप्स ऑफ कंसेंट क्या, एक तो जनरल कि सीबीआई जो है वो ओपनली और फ्रीली जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दूसरा है स्पेसिफिक कंसेंट, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट जो है वो पावर दे रही है। इसके बाद ये बेसिकली जो है सारे प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारा इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर बहुत बार सवाल उठा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 6 कैपिटल ए के अंदर क्या चीजें लिखी गई हैं। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक चीज लिखी है, अगर आप इसको सेक्शन को ध्यान से पढ़ें तो सीबीआई रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी रैंक और अबव एंड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटीज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको अगर याद होगा जब मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के ऊपर क्लास लगाई थी तो ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी कि जी सीबीआई जो है वो किसका कंसेंट लेगा, क्या कंसेंट की जरूरत है, कौन से ऑफिसर्स को लेके कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। तो 6 कैपिटल ए जो था ये एक अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोविजन इंसर्ट हुआ। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी केस जो है करप्शन से रिलेटेड केस है, जॉइंट सेक्रेटरी या इससे ऊपर के रैंक के व्यक्ति के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, सीबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होगा। और ये ऑफिसर्स यहां पे लिखे हुए हैं कि अगर ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करना है। अब सवाल उठा कि क्या ये कंसेंट लेना अनिवार्य है, और एक और इसमें एक्सेप्शन भी थी कि जी अगर रेड हैंडेड आपने किसी को पकड़ लिया तो फिर आपको किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सेक्शंस जो थे
ये सेक्शन नंबर 6 कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि इस सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में बहुत ज्यादा जोर से एम्फेसिस ड्रॉ करके आपके सामने ये कह रहा हूं कि एक ऐसा जजमेंट जो आपको इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग सीवीसी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर तो वो जजमेंट है ही, लेकिन यहां पे भी वो जजमेंट आपको पता होना चाहिए, दैट इज सीबीआई वर्सेस आर किशोर 2023 का जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको कहूंगा ये रहेगा और एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल रहेगी इस चीज की। अब इसमें क्या है, बैकग्राउंड में आपको देता हूं, और सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके ये जो जजमेंट था ये आया है। लेकिन इस जजमेंट में जाने से पहले हमें एक बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए। जब तक आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा आप नहीं समझ पाओगे कि आर किशोर के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो पहली चीज सबसे पहले 6 कैपिटल है। 6 कैपिटल ए में क्या लिखा है कि अगर कोई भी ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर का रैंक का व्यक्ति, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऑफिसर जो हैं, अगर ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन का केस है और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। नंबर 2 कि अगर रेड हैंडेड आपने पकड़ लिया तो फिर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बाकी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें क्या लिखी थी। हुआ क्या, ये जो 6 कैपिटल ए है इसको लेके 2 जजमेंट्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो पहले भी थी। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैं 3 बार अलग अलग सेशन में जजमेंट का रेफरेंस आ चुका है, आज फिर आ रहा है। विनीत नारायण के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में 1998 में एक पॉइंट कहा दैट नो प्रायर सैंक्शन इज नीडेड एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, कि आपको एफआईआर रजिस्टर करने से पहले या इंक्वायरी करने से पहले कोई सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैंक्शन केवल तब चाहिए जब आपको केस कोर्ट में लेके जाना है, जब प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है, और कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब गवर्नमेंट का सैंक्शन होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने यह है कि 2014 में 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई का। अब सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई के केस में लैंडमार्क पॉइंट एक आता है कि जी सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए जो है इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में 2014 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह कहना है कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली व्हेन दे आर एक्यूज्ड ऑफ करप्शन। और अगर बेशक आप ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेवल के ऊपर के रैंक के व्यक्ति भी हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिले। इक्वालिटी का रूल ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो आपके लिए हमें किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप करप्शन करेंगे आपके अगेंस्ट भी जो है बिना किसी कंसेंट के हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सीबीआई कर सकती है इन्वेस्टिगेशन। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई के केस में सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये एक प्रोटेक्टिव अंब्रेला बनाया गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी या जो भी ऑफिसर्स हमने सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए के अंदर पढ़े उनको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव अंब्रेला है कि जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब मसला उठा कि जब हमारे पास आज ये जो जजमेंट जिसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं, सीबीआई वर्सेस आर किशोर 2023 का जजमेंट, अब आप देख लो इस जजमेंट की कितनी बड़ी रेलेवेंसी है, कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना जरूर चाहूंगा, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जो जुडिशियल ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, A+ लॉ अकेडमी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी बेसिकली प्रोवाइड कोचिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, फाउंडेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हम लोग कोचिंग देते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ यूपीएससी के इस एग्जाम को लेके वी आर टेकिंग अप द डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज। नंबर मैंने आपको पहले भी बताया 8894176736। इस नंबर को आप लोग लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज के साथ आप एनरोल कीजिए। इन केसेस की पीडीएफ आपको साथ में मिलेगी। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस जो हैं वो आप एक्सेस कर पाएं, ताकि आपको देखो तैयारी करनी है तो दिल लगा के करनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव योर 100%। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम इन सेशंस में यूट्यूब के माध्यम से आपको करवा पाएं उतनी हमारी कोशिश है। बाकी आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपके ऊपर है। इसके बाद चलिए बात करते हैं अब आर किशोर के केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द केस के ऊपर मैं जाना चाहता हूं। तो बैकग्राउंड में जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर आर किशोर जो हैं वो ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के और इनके ऊपर एलिगेशन सीबीआई ने लगाया कि जी इन्होंने जो है करप्शन किया है।
सो इस केस में ही चैलेंज द पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की जी सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन गलत कर रहा है, दे हैड नॉट टेकन द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 इश्यूज थे। पहला इशू कि क्या सेक्शन नंबर 6 कैपिटल जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, वो क्या किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में अभी भी ऑपरेटिव है या नहीं। वेदर द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट जो कि सुब्रमण्यम स्वामी 2014 का जो जजमेंट है वो करेक्टली सेक्शन नंबर 6 कैपिटल को उसने स्ट्रक डाउन किया था। विद द प्रायर अप्रूवल फॉर करप्शन इंक्वायरीज अगेंस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल और नॉट। ये सारी चीजें जो थी इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करनी थी। 5 जजेस बेंच का ये केस जो था, आर किशोर का जो जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है क्या डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो फाइनल अपनी होल्डिंग दी है वो ये है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, इट विल रिमेन एज इट इज। तो आपको सवाल आ सकता है कि इन विच केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इन 2023 हैड अपहोल्डेड सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई केस, तो दैट इज आर किशोर जजमेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद क्योंकि लोकपाल एक्ट के अंदर जो है कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन नंबर 27 लोकपाल एक्ट का है, तो उसको लेके कुछ पॉइंट्स यहां पे इस केस में रहे थे। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा है कि सेक्शन नंबर 6 कैपिटल ए का कोई रिवाइवल लोकपाल एक्ट के थ्रू नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा केस पूछा जा रहा है जिसमें लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट की रेफरेंस आ रही है, तो वो अगेन आर किशोर की जजमेंट की ही बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए आज के इस सेशन में हमने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और उसके साथ साथ विनीत नारायण का केस, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई, आर किशोर का केस, और उसके बाद अभी जो हमने हाल ही में जजमेंट डिस्कस किया दैट वाज रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, प्रोविजंस को कैसे रिलेट करना है, कैसे पढ़ना है। तो आज के सेशन में जितना भी हमने डिस्कशन किया है, आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर विद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, कैसे ये काम करती है, क्या सारा प्रोसेस है। और इसके साथ साथ जितने लोग सेशन में पहली बार आए थे, सारा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो है वो आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।